नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट में 4 नंबर के संस्कृत के प्रैक्टिस सेट को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाली जो वीडियो है नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट लाइन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुँच जाओगे तो वहाँ पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर जितने भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछे गए हैं और आगे भी आने की संभावना रहेगी। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। और DSSP के द्वारा जो TGT का एग्ज़ाम लिया गया था उसकी आंसर की आ गई है। और अगर आपने आंसर की नहीं देखा है तो उसके ऊपर जो हमारे द्वारा पहले जो वीडियो बना दी गई है तो वहाँ पर जाकर आप जो अपने आंसर की है उसको देख सकते हैं। और अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन लगता है तो आप उसमें ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। तो और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटे वाला आइकन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हरिहरऊ। ये जो हरिहरऊ जो यहाँ पर आया है ये शब्द का विग्रह है। तो यहाँ पर जो इसमें विग्रह है ये कौन सा है? इसमें जो यहाँ पर सी आंसर माना गया है ये रहेगा ऑप्शन बी, हरी चाय हर चाय। एक सूत्र है चार थे द्वंद्व। इससे जो यहाँ पर ये द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व समास की पहचान है कि ये चाय और जो और है उनके द्वारा जोड़ा जाता है, जिसमें पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों पद प्रदान होते हैं तो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। चाय और के द्वारा जो है इसे जोड़ा जाता है। और एक एग्जाम में जो यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसके जो 3 भेद हैं, 3 भेद है, यहाँ से एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। 3 भेद है इतरेतर द्वंद्व, समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास जो है इसका उदाहरण रहेगा शिव केशव। जहाँ द्वंद्व में आए हुए दोनों पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है तो उसे इतरेतर कहा जाता है। शिव केशव, शिव और केशव ये दोनों अलग अलग हैं। और दूसरा है समाहार द्वंद्व, जिस समास में आए हुए पद अपना अर्थ बदलाने के साथ साथ समूह या समाहार का बोध कराते हैं। जहाँ पर समूहवाचक होगा, समूह का बोध कराएंगे तो वहाँ पर जहाँ समाहार द्वंद्व समास होगा। और यह समास सदा नपुंसक लिंग के एकवचन में होता है, जैसे पानी पादम, पानी च पादव च तेषाम समाहार, समूह का बोध होगा। और तीसरा जो है यहाँ पर एक शेष द्वंद्व समास है, जिस द्वंद्व समास में 2 या 2 से अधिक पदों में से केवल एक पद शेष रहता है तो उसे कहा जाता है एक शेष। अकेला एक शेष बचता है तो उसे एक शेष, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, तो उसे एक शेष द्वंद्व समास कहा जाएगा। जैसे रहेगा पितरऊ, माता चाय पिता चाय। और समस्त पद का वचन समास के जो शब्दों हैं उनके संख्या के अनुसार होता है। यदि समास में पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों प्रकार के शब्द हों तो समस्त पद पुल्लिंग में ही रहेगा। तो ये जो आपने बात याद रखना है, इसके 3 भेद जो होते हैं। नेक्स्ट है सप्तऋषिय। इसमें कौन सा समास आया है? सप्तऋषिय में समास। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा, तत्पुरुष समास इसमें माना गया है। और जो तत्पुरुष समास होता है इसमें दूसरा जो पद है ये प्रधान होता है। और इसमें प्रथम पद द्वितीय पद के विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तत्पुरुष समास के भेद। 2 भेद इसके माने गए हैं, व्याधिकरण और समानाधिकरण। और जो व्याधिकरण जो है इसके आगे 6 भेद हो जाते हैं। एक एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि व्याधिकरण के कितने भेद है, तो 6 भेद हैं। जो आपने विभक्ति सुनी होगी, द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, तो ये सारे जो है व्याधिकरण तत्पुरुष समास के भेद हैं। अगला क्वेश्चन है पर सहहरि, इसमें कौन सा समास आया है? तो सहहरि में समास इसमें रहेगा यहाँ पर अव्ययभाव समास, जिसमें शुरू में अव्यय या उपसर्ग दिया गया होता है तो वहाँ पर जहाँ अव्ययभाव समास होता है। और इसमें जो सूत्र है लगता है अविभाव चाय काले, तो इससे अविभाव समास होता है। यदि कालवाचक उत्तर पद से परे न होता अव्ययभाव समास में सह के स्थान पर ये जो सह जो है इसके स्थान पर सह हो जाता है, आदेश होता है। एक होता है आदेश, एक होता है आगम। आदेश तो होगा जैसे सह की जगह पर हो गया श, और आदेश तो हो गया जो
ये सह की जगह पर स हो गया। और एक होता है आगम। आगम होता है जो इन दोनों के बीच में होगा। तो जैसे सह के बीच में एक और स आ जाए, यहाँ पर आ जाए, तो ये होगा आगम। नेक्स्ट है उपराजम। ये भी जो एग्जाम में पूछा गया था। तो उपराजम में समास कौन सा है? तो राजन का सुप्सु उपराजम, और अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि जो सूत्र है उससे यहाँ पर अव्ययभाव जो समास है इसमें होगा। सुर में अव्यय जो उपसर्ग है या अपने पहचान करनी है, जिसमें सुर में अव्यय उपसर्ग होगा तो ये जो है अव्ययभाव समास उसमें होगा। तो को पुरुष जो यहाँ पर दिया गया है, इसमें कौन सा समास आया है? को पुरुष है, तो इसमें रहेगा यहाँ पर प्रादि तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन बी जो यहाँ पर सही आंसर रहेगा। और ये जो यहाँ पर प्रादि तत्पुरुष समास जो है, ये क्या होता है? जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद ये को गति संज्ञा वाला होता है या प्र आदि वाला होता है, यह तो उसमें शुरू में को दिया गया होगा या फिर प्र दिया गया होगा, तो वहाँ पर प्रादि तत्पुरुष समास होगा। यह आपने याद रखना है। शुरू में या तो को दिया गया होगा या फिर प्र दिया गया होगा। इसके उदाहरण आपने जो है सुन रखे होंगे, जैसे को पुरुष हैं, को तो पुरुष हैं, और एक आता है प्राचार्य हैं। प्राचार्य हैं तो इसमें सुर में प्र है, या तो को या प्र अगले सुर में दिए गए हों तो वहाँ पर जो है प्रादि तत्पुरुष समास होगा। प्राचार्य हैं, प्रगत आचार्य हैं। और एक जो है यहाँ से इसका जो उपपद तत्पुरुष समास जो आया है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये जो उपपद तत्पुरुष समास है, ये क्या होता है कि जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद उपपद और दूसरा पद कृदंत होता है तो उसे उपपद तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे इसका उदाहरण है कुंभकार है। ये जो कुंभकार जो आया है, कुंभ उपसर्ग पूर्वक क्री धातु जो इसमें रहेगी, कुंभकार हैं, तो कुंभम करोति तो कुंभकार है। उपपद तत्पुरुष समास ये बात आपने याद रख लेना है, ये उपपद तत्पुरुष का उदाहरण है। और एक जो है यहाँ से ये जो जैसे न्याय तत्पुरुष समास पूछा गया है, हाल ही में जो एग्जाम में थे DSP के, इसमें भी न्याय तत्पुरुष का उदाहरण आया था। आपने इसके एक दो उदाहरण सुन रखे होंगे, जैसे अब्राह्मण है, न्याय ब्राह्मण है। एग्जाम में इसके जो बदल कर भी दे सकते हैं, तो आपके बार जो एग्जाम है इसका जो रूप बदल कर दिया गया था। तो अब्राह्मण है, न्याय ब्राह्मण, जिसमें सुर में अ जो दिया गया होगा तो ये जो यहाँ पर इसमें न्याय तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। जिसका पूर्व पद न हो तथा उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण हो तो उसे न तत्पुरुष समास कहा जाएगा। जैसे अब्राह्मण है, न ब्राह्मण है। नेक्स्ट है रामकृष्ण। इसमें कौन सा समास यहाँ पर आया है? तो इसमें जो ये इतरेतर द्वंद्व समास है ये माना गया है। जैसे यहाँ पर रामकृष्ण आया है, इसकी जगह पर और अन्य उदाहरण भी आ सकता है, जैसे शिव केशव, शिव और केशव। राम और कृष्ण ये अलग अलग हैं, शिव और केशव ये भी अलग अलग हैं। तो इतरेतर द्वंद्व समास इसमें होगा। समाहार समूह होगा जहाँ पर एक जैसे पानीपतम हो गया, और एक शेष जिसमें एक शेष हो पितरौ। नेक्स्ट है चंद्रशेखर में समास। यहाँ पर समास इसमें कौन सा आया है? तो इसमें रहेगा यहाँ पर वैधिकरण बहुब्रीहि समास। चंद्रा शेखरे यशस है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके शिखर पर चंद्रमा हो। तो बहुब्रीहि समास की पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है इसमें अन्य पद जो है प्रदान होता है, न पूर्व न उत्तर, अन्य पद प्रदान होगा। और जैसे यहाँ पर चंद्रशेखर है, चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्रमा शिखर पर है सिर पर जिसके, ऐसा कोई व्यक्ति। तो कौन है? तो जैसे भगवान शिव है तो उनके सिर पे चंद्रमा है। तो अन्य जो पद है उसके बारे में हमें यहाँ पर पता लगा, तो इसमें जो है यहाँ पर बहुब्रीहि समास ये रहेगा। नेक्स्ट है पितरौ। तो यहाँ पर जो ये पितरौ जो आया है, इसमें विग्रह पूछ लिया गया है या समास भी आ सकता है। पितरौ में समास कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द्वंद्व समास के तीन उदाहरण। तो द्वंद्व समास में से आया है पितरौ, और कहाँ से आया है? एक शेष द्वंद्व समास में से। एग्जाम में अलग अलग भी आ सकता है या इकट्ठा भी पूछा जा सकता है। पितरौ में समास द्वंद्व समास आ जाएगा, या फिर इतरेतर समास या जो एक शेष द्वंद्व समास है इनमें से आ जाएगा।
तो पितरौ जो है यहाँ पर ये एक शेष द्वंद्व समास का उदाहरण है। और ये जो क्वेश्चन है DSSB का एग्ज़ाम था, शायद 5 तारीख का था शायद, उसमें जो है पूछा गया था। तो पितरौ शब्द का विग्रह है, तो यह है माता च पिता च, तो उसे कहा जाएगा पितरौ। तो इस तरीके से यहाँ पर सी आंसर ऑप्शन सी इसमें रहेगा। नेक्स्ट रहेगा हरित्रातः में समास कौन सा है? तो हरित्रातः, हरिना त्रातः, हरिता त्रातसु। और ये जो समास है इनके ऊपर भी जो हमारे द्वारा पहले जो इनके जितने भी ये महत्वपूर्ण उदाहरण जो है ये सभी जो कराए गए हैं। तो आप जो हमारे पहले वाली जो वीडियो है उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि उनमें जितने भी इनके उदाहरण हैं सभी कराए गए हैं और एग्ज़ाम में उन्हीं उदाहरणों में से ही पूछे जाते हैं। तो मैं इसलिए आप जो हमारी जो पुराने वाली जो वीडियो है उनको भी जरूर देखिएगा। तो हरित्रातः में यहाँ पर समास कौन सा है? तो हरिणा त्रातः है, इसमें यहाँ पर रहेगा तृतीय तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है अभ्रमण है। तो ये जो अभ्रमण जो आया है इसमें समास कौन सा है? अभ्रमण है, न भ्रमण है, तो इसमें रहेगा न तत्पुरुष समास। यहाँ पर न्याय भी आ सकता था, इसमें कौन सा समास है? न तत्पुरुष समास या तत्पुरुष समास, तो दोनों ही आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है यस्य च भावेन भाव लक्षणम। तो यहाँ पर जो एक कारक से इसमें पूछा गया है, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। तो इसका सूत्र या जो ये जो सूत्र है इसमें कौन सा कारक आया है? तो इसमें रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, अधिकरण जो कारक है उसका इसमें प्रयोग किया गया है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम। जब किसी क्रिया के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है तब जो कार्य हो चुका होता है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते, सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते, सूर्य के उदित होने पर कमल खिलते हैं। तो ये जो है यहाँ पर इसका उदाहरण है। और ये जो यहाँ पर अधिकरण कारक जो आया है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है भेदों का, कि अधिकरण कारक जो है यहाँ पर सप्तमी जो विभक्ति है इसमें इसके कितने भेद हैं? तो इसके 3 महत्वपूर्ण भेद हैं, औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक। यह भी क्वेश्चन लगभग जो है 99% जो है आने की संभावना रहती है प्रत्येक एग्जाम में। तो जैसे यहाँ पर औपश्लेषिक जो है, इसका अगर हम उदाहरण की बात करें तो जिसके साथ आधे का भौतिक संश्लेष हो उसे औपश्लेषिक जो है कहा जाता है। आपने सिर्फ इनके जो 3 उदाहरण हैं तीनों को रट लेना है, या जैसे भी हो उनको तीनों को याद कर लेना है। औपश्लेषिक है, इसका उदाहरण है कटयास्ते। दूसरा है वैशेषिक, जिसके साथ आधे का व्याप्य व्यापक संश्लेष हो उसे वैशेषिक आधार कहा जाता है, जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति। तीसरा है अभिव्यापक आधार, जिसके साथ आधे का व्याप्य व्यापक संबंध होता है तो उसे अभिव्यापक आधार कहा जाता है। इसका उदाहरण है तिलेषु तैलम। औपश्लेषिक का उदाहरण है कटयास्ते, वैशेषिक का उदाहरण है मोक्षेच्छास्ति और अभिव्यापक का आधार है तिलेषु तैलम। ये 3 उदाहरण हैं, तीनों आपने याद कर लेने हैं, क्योंकि कोई सा भी एग्ज़ाम हो इसमें इसके पूरे चांस रहते हैं कि ये एग्ज़ाम में आ सकता है। नेक्स्ट है कर्तृक्रमणो कृति ही। यहाँ पर जो ये सूत्र है ये इनमें से कौन से कारक से लिया गया है, कौन से कारक से जो इसका संबंध है? तो इसका जो संबंध है ये रहेगा यहाँ पर संबंध कारक से, कर्तृक्रमणो कृति ही। और संबंध जो कारक है ये कौन सा होता है? ये होता है षष्ठी विभक्ति। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अधिकरण से संबंध काकेगी। तो षष्ठी विभक्ति जो है यहाँ पर ये संबंध कारक ये इसमें रहेगा। कर्तृक्रमणो कृति ही। कृदंत शब्दों के कर्ता और क्रम में षष्ठी विभक्ति होती है। और ये क्वेश्चन ये जो 26 तारीख का एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, कर्तृक्रमणो कृति ही। तो
कृदंत शब्दों के कर्ता और क्रम में षष्ठी विभक्ति होती है। कृदंत शब्द जो है जिनके अंत में कृत प्रत्यय हो, तो कृदंत किन्हें कहा जाएगा? जिनके अंत में कृत प्रत्यय हो। जैसे त्रिच, त्रिच का त्रि, अच का अ, घ का अ, ल्यूट का अन, कितन का ती, अनमूल का अ। तो ये इसके उदाहरण हैं, इनको आपने याद रख लेना है। जैसे शिशोः रोदनम, राजस्य प्राप्ति ही या राक्षसानाम घात हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मातुः ने लिए थे कृष्ण है। तो यहाँ पर जो ये रेखांकित जो आया है, इसमें कौन सी विभक्ति आई है? तो इसमें रहेगी यहाँ पर ऑप्शन सी, पंचमी जो विभक्ति है उसका इसमें प्रयोग किया गया है। मातुः ने लिए थे कृष्ण है। कृष्ण जो है माता से छिपता है। तो यह भी जो है उदाहरण यहाँ पर इसमें महत्वपूर्ण है। जहाँ पर एक एग्जाम में इसका, जैसे यहाँ पर ये उदाहरण दिया गया है, इसका सूत्र एग्जाम में आ जाता है। तो अंतर्धो येन अदर्शनम इच्छति, जब कोई अपने को छिपाता है तब जिससे छिपाता है वहाँ अपादान होता है। जब कोई अपने को छिपाता है और जिससे छिपाएगा वहाँ पर अपादान कारक होगा। जैसे मातुः ने लिए थे कृष्ण है, तो कृष्ण अपने को माता से छिपाता है। नेक्स्ट है बालकेभ्यः मिष्ठान्नं रोचते, बालक जो होते हैं उनको मिठाई अच्छी लगती है। तो ये जो बालकेभ्यः है, यहाँ पर विभक्ति पूछी गई है, कौन सी है? विभक्ति या कारक आप इसे कह सकते हैं। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति रहेगी। जहाँ पर भी आपको ये रोच धातु दिखाई दे तो समझ लेना कि यहाँ पर चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया गया है। तो रोच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे शिशवेः क्रीडनकम रोचते या बालकाय मोदकम रोचते, तो जहाँ पर ये रोच धातु होगी वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। नेक्स्ट है जटाभि ताप से है। तो यहाँ पर इसमें जो एग्जाम में भी आ सकता है कि इसमें कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ पर जो तृतीय जो विभक्ति है इसका प्रयोग किया गया है, और इस उत्तर तो एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है। तो ये जो जटाभि ताप से हैं, जटाओं से स्पष्ट में मालूम पड़ता है। जहाँ पर कोई लक्षण जो दिखाई देते हैं तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जिस लक्षण या चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है तो उसे लक्षण बोधक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। जटाभि ताप से है वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है। जटाओं से स्पष्ट भी मालूम पड़ता है। नेक्स्ट है गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। गम धातु है यहाँ पर, और लिट लकार में बताना है प्रथम पुरुष द्विवचन में गम धातु ये जाने अर्थ में होती है। तो लिट लकार में इसका रूप आपने बताना है। तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर, जगमतुः। उदाहरण इसके रूप चलते हैं, जगाम जगमतु जगमुहु, जगमित जगमतु जगम, जगाम जगम जगमी जगमीम। तो ये जो लिट जो होते हैं, जो लिट और लुट, लुंग, लिंग, तो ये जो है इनमें से ज़्यादातर एग्जाम में पूछ जाता है। बाकी और जो 5 हैं ये आसान हैं। ज़्यादातर इनमें से ये जो लिट लकार जो है इसमें से ही पूछा जाता है, चाहे उसमें धातु कोई सी भी हो। ज़्यादातर एग्जाम में लिट लकार में से ही पूछा जाता है। नेक्स्ट आएगा भू धातु है होने अर्थ में, और लुंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, अभूत। लुंग या लंग दोनों में सुर में अ लगता है। ये लंग लकार का है, ये लुंग लकार का है। तो दोनों में सुर में अ से चलते हैं, तो ये आपने याद रख लेना है। तो अभूत जो यहाँ पर बनेगा अभूत, अभूताम, अभुवन, अभुहु, अभूतम, अभूत, अभुवम, अभु, अभुम। ज़्यादातर एग्जाम में जो है ये मध्यम पुरुष जो है इसके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है द्रक्षसी क्रिया का लकार। तो ये जो द्रक्षसी आया है इसमें लकार कौन सा है? ये भी जो है DSSP के एग्जाम में इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था, धातु कौन सी है। एग्जाम में धातु पूछी गई थी, यहाँ पर इसमें लकार पूछा गया है। तो द्रक्षसी क्रिया का लकार,
लकार की बात करें तो यहाँ पर लिट लकार रहेगा और दृश्य जो है यहाँ पर धातु है देखने अर्थ में। पश्यति पश्यता पश्यन्ति इसके रूप चलेंगे और लिट लकार में अलग हो जाएंगे। तो इसमें ये जो द्रक्षसी आया है ये यहाँ पर मध्यम एक वचन का आया है। एग्जाम में मध्यम पुरुष जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये मध्यम पुरुष एक वचन का है। रूप चलते हैं द्रक्षति द्रक्षता द्रक्षन्ति द्रक्षसी द्रक्षत हैं द्रक्षत द्रक्षामी द्रक्षावह द्रक्षामह। अगला क्वेश्चन है पठ धातु पढ़ने अर्थ में है और लंग लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप इनमें से कौन सा है। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन सी। लंग लकार है, सुर में आ लगा है और इसमें भी आ है। तो इसमें आपने पढ़ के देख लेना है कि कौन सा आएगा। तो अपठत अपठताम अपठन। तो प्रथम बहुवचन पूछा गया तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर। नेक्स्ट है कर्तरी में कौन सा प्रत्यय आया है। तो ये जो कर्तरी आया है क्री तो इसमें धातु हो गई। अब इसमें प्रत्यय कौन सा आया है। तो इसमें बी माना गया है गीप प्रत्यय। सूत्र है एक ऋण्यभ्यो गीप। रिक्रांत और नकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए गीप जो प्रत्यय उसका प्रयोग किया जाता है। तो कर्तरी जो ये रूप यहाँ पर बनेगा। गीप का ई शेष रहेगा दीर्घ ई। नेक्स्ट है पठनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय आया है। तो इसमें पठ धातु है और प्रत्यय इसमें कौन सा है। तो प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा। अनियर जो प्रत्यय है अनियर का अन्य शेष रहता है। तो इसमें जो पठनीय जो रूप है ये इसमें बनेगा। नेक्स्ट है देह है, इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो देह में प्रत्यय दा तो इसमें जाए यहाँ पर धातु हो गई और प्रत्यय कौन सा है तो इसमें रहेगा यत प्रत्यय। दा और यत प्रत्यय। नेक्स्ट है यह वर्ण का उच्चारण स्थान। तो यह जो या जो आया है इसका उच्चारण स्थान। तो अ को है विसर्जनम कंठ है इचो यसा नाम तालु। तो ई चवर्ग यश इनका जो उच्चारण स्थान है ये तालु होता है। अ को है विसर्जनम कंठ है इचो यसा नाम तालु लिरितुलसा नाम दंता और रिटुलसा नाम मूर्धा। तो यह जो उच्चारण स्थान है आपने इनको याद कर लेना है। इनके ऊपर भी हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है उसमें जो है इनको कराया गया है। तो आप जो उनको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गा वर्ण का उच्चारण स्थान। ये जो गा जो वर्ण आया है यहाँ पर इसका उच्चारण स्थान कौन सा है। तो गा का उच्चारण स्थान अ और जो क वर्ग है क ख ग घ ङ। तो इनका उच्चारण स्थान कंठ से बोले जाते हैं। अ को है विसर्जनम कंठ है। तो ये यहाँ पर इसमें लगेगा। उपपद्यमान नाम ओष्ठौ। तो इनका ओ और पोर का जो उच्चारण स्थान है ये ओष्ठ से होता है, ओठ से। नेक्स्ट है दैत्यारी, इसमें संधि। तो यहाँ पर संधि कौन सी आई है। इसमें रहेगी दीर्घ संधि। सूत्र है आकाश वर्ण दीर्घ है। तो इससे जो है दीर्घ संधि इसमें होती है। दैत्यारी दैत्य प्लस अरि दैत्यारी। एग्जाम में ये संधि विच्छेद भी आ सकता है और संधि भी आ सकती है। तो ये जो यहाँ पर जो दिया गया है इसको ये हो जाएगा यारी दैत्यारी। नेक्स्ट है शिशुपालवधम। ये जो यहाँ पर शिशुपालवध जो आया है इसमें सरक पूछ लिए गए हैं। तो इसका आसान रखने का याद रखने का आसान तरीका है 20 भी ऐसे डलता है और ये 20 तरीके से लिखा गया है। तो 20 इसमें रहेंगे यहाँ पर। और शिशुपालवध ये भी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में इसके ग्रंथकर्ता के बारे में जो है पूछ लिया जाता है। तो ये जो यहाँ पर दिया गया है शिशुपालवध मार्क जो है उनके द्वारा ही लिखा गया है। 20 जो है इसमें सरक है। और इसमें जो देवर्षि नारद जो है आकाश मार्ग से उतरते हैं
तो उसके वर्णन से यहाँ पर इसका प्रारंभ होता है। देवर्षि नारद के द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों से उसके संहार की प्रार्थना, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ, श्री कृष्ण जो है उनका इंद्रप्रस्थ पहुँचना और शिशुपाल जो है उनके द्वारा उनको गाली गलौज करना, अभद्र व्यवहार करना, और उसके बाद जो है श्री कृष्ण के द्वारा उनका वध करना। श्री कृष्ण जान कर उनको उकसाते हैं, तो उसके बाद जो उनका वध किया जाता है। नेक्स्ट है शिशुपाल वधम का जो सर्ग है, इसमें यमुना नदी का वर्णन है। तो ये यहाँ पर इसमें कौन सा सर्ग है जिसमें यमुना नदी का वर्णन आया है? तो ये जो 12वां जो सर्ग है इसमें यहाँ पर वर्णन माना गया है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर नैसचरित का है। ये जो यहाँ पर नैसचरित है इसमें सर्ग पूछ लिए गए हैं कि इसमें सर्ग कितने हैं। तो इसमें रहेंगे ऑप्शन सी, यहाँ पर 22 जो है इसमें सर्ग हैं। तो एक तो जो है इसमें यहाँ पर 22 सर्ग हैं नैसचरित में, और जो श्री हर्ष जो उनके द्वारा लिखा गया है काव्य विधा में ये महाकाव्य है। 22 इसमें सर्ग हैं और 2830 इसमें श्लोक है। कई बार एग्जाम में श्लोक आ जाते हैं, तो 2830 इसमें श्लोक है। और जो आधार ग्रंथ है ये महाभारत है। महाभारत के अंदर जो नल उपाख्यान जो है वहाँ से लिया गया है। राजा नल और दमयंती इनकी प्रेम कथा का इसमें वर्णन किया गया है। श्रृंगार इसमें रस है। नेक्स्ट है मूलतः बुद्ध चरितम की सर्ग संख्या का उल्लेख मिलता है। तो एक तो जो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि बुद्ध चरित किन के द्वारा लिखा गया है। तो अशोक घोष जो उनके द्वारा ही लिखा गया है। बुद्ध चरित, सुंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण, तो ये तीनों जो यहाँ पर अशोक घोष के द्वारा लिखे गए हैं। और ये जो यहाँ पर जो बुद्ध चरित जो आया है, तो इसमें सर्ग कितने हैं? तो 28 इसमें सर्ग हैं। शांत रस का इसमें प्रयोग किया गया है। भगवान बुद्ध जो उनके जीवन चरित्र के बारे में इसमें बताया गया है। काव्य विधा में ये महाकाव्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है बुद्ध चरित महाकाव्य में महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति का वर्णन कौन से सर्ग में हुआ था? तो बुद्धत्व की प्राप्ति किस सर्ग में इसमें हुई थी? तो ये मानी गई यहाँ पर इसमें 14वें सर्ग में। जो 9वां जो सर्ग है इसमें कुमार का अन्वेषण हुआ है 12वें में, और इसके सर्ग की जाए बुद्धत्व की जो प्राप्त, बुद्ध का अराड ऋषि के आश्रम में जाना और अराड जो ऋषि है उनके द्वारा धर्मोपदेश, फिर 14वें में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसके बाद जो 16वां है उसमें जो शिष्य जो उनको शिक्षा देने का वर्णन है। नेक्स्ट है शिवराज विजय कितने निश्वासों में है? तो ये जो शिवराज विजय यहाँ पर जो पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है उनके द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण काव्य है। और कितने निश्वास हैं इसमें? तो निश्वासों की बात करें तो इसमें 12 जो है निश्वास हैं, और विराम भी आ सकते हैं। यहाँ पर निश्वास पूछ लिए गए हैं, तो 3 जो है इसमें विराम है। सूर्योदय जो वर्णन है वहाँ से इसका प्रारंभ होता है, और काव्य विधा में उपन्यास है ये। अगला क्वेश्चन है तिलक मंजरी इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? इनके जो रचिता है इनमें से कौन है? तो तिलक मंजरी जो है लिखी गई यहाँ पर धनपाल के द्वारा, और 1973 जो है इसके लगभग इसकी रचना मानी गई है। और कल्लन की है राजतरंगिणी और बाल भारत। नेक्स्ट है ऋतु संहार किस प्रकार का एक काव्य है? तो ये जो ऋतु संहार है ये माना गया है यहाँ पर इसमें गीति काव्य है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सी आंसर रहेगा। और जो महर्षि कालिदास जो है उनके द्वारा ये लिखा गया है ऋतु संहार और मेघदूत। ऋतु संहार में 6 सर्ग हैं और
144 जो है इसमें श्लोक हैं। और जो 6 सर्ग है इसमें 6 ही ऋतुओं के बारे में बताया गया है, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। तो 6 ही जो ऋतु है उनके बारे में बताया गया है। 114 इसमें श्लोक रहेंगे। और जो मेघदूता है इसमें 2 खंडों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर में। 115 इसमें श्लोक हैं। पहला वाला जो सर्ग है इसमें 63 और दूसरे में 52। तो इस तरीके से 115 श्लोक इसमें माने गए हैं। और मंदक्रांता जो छंद है उसका इसमें प्रयोग हुआ है। उपजीव्य ग्रंथ इसका रामायण रहेगा। नेक्स्ट है गाथा सप्तशती किसकी रचना है? ये जो रचना है ये मानी गई है यहाँ पर हाल के द्वारा। 78 जो ईस्वी है उसके लगभग इनका समय माना गया है। नेक्स्ट है शिव शतक। तो ये जो शिव शतक है इसके लेखक इनमें से कौन है? ये लिखी गई यहाँ पर गोकुल नाथ के द्वारा। नेक्स्ट है महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए? तो ये जो महाकाव्य जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए? तो जो महाकाव्य जो होता है उसमें कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 10। तो 8 कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 10। तो इतने तो इसमें सर्ग होने चाहिए। इसमें जो धीरोदात आदि गुणों से युक्त एक देवता और कुलीन क्षेत्रीय नायक होता है। कहीं कहीं इसमें एक ही वंश के कुलीन बहुत से राजा नायक होते हैं। श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक अंगिरस होगा, अन्य रस गौण रूप में रहेंगे। और इसमें जो संधियाँ हैं मुख प्रतिमुख आदि जो संधियाँ उनका वर्णन होता है। कथा वस्तु ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध सज्जन संबंधी होती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्वर्ग में से कोई एक फल जरूर होता है। और जो कथा है उसका प्रारंभ आशीर्वाद या नमस्कारात्मक या वर्ण वस्तु निर्देशात्मक होता है। तो कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 इसमें सर्ग जरूर होने चाहिए। और महाकाव्य के जो वर्णन विषय जैसे संध्या, सूर्य, चंद्रमा, रात्रि, प्रदोष, अंधकार तो आदि जो है इसमें होते हैं। नेक्स्ट है महाकाव्य में अंगिरस नहीं होता है। तो महाकाव्य जो है इसमें एक अंगिरस नहीं होता है। तो ये कौन सा है? तो इसमें जो अंगिरस है ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर। रुद्र रस जो है इसमें नहीं होता है। और जैसे यहाँ पर रसों की अगर बात करें तो रस कौन कौन से होते हैं? 9 रस माने गए हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। स्थायी भाव एग्जाम में आ जाते हैं। तो श्रृंगार जो रस है इसका स्थायी भाव है रति। हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय और शांत का सम। नेक्स्ट है सभी रूपकों का समान लक्षण किस रूपक के समान है? सभी रूपकों के समान लक्षण किस रूपक के समान है? तो ये माने गए हैं यहाँ पर नाटक के समान। और ये जो रूपक जो हैं रूपक होते हैं 10। नाटक, प्रकरण, भाण, व्ययोग, समकार, डिम, यमरिक, अंकविति और प्रहसन। ये तो यहाँ पर रूपक थे। कई बार उपरूपक आ जाते हैं। तो उपरूपकों की संख्या है 18। नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उलाप्य, काव्य, प्रेमखंड, रासक, समलापक, श्रीगदित, शिल्प विलासिका, दुर्मलिका, प्रकरणी, हलीस और भणिका। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर 18 इसमें माने गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सपनवास दत्तम। इसमें अंक सपनवास दत्तम में अंक कितने हैं या किन के द्वारा ये लिखा गया है? तो ये जो यहाँ पर सपनवास दत्तम जो आया है, जो भास जो है उनके द्वारा ये लिखा गया है। और यहाँ पर सपनवास दत्तम में अंक पूछ लिए गए हैं। तो अंक रहेंगे इसमें 6। सपनवास दत्तम में कितने अंक है? तो इसमें
6 अंक हैं और 57 श्लोक हैं। और अगर यहाँ पर इसके रस की बात करें तो श्रृंगार इसमें रस है, नायक और नायिका इसमें उदयन और वासुदत्ता है। आधार ग्रंथ जो इसका इतिहास प्रसिद्ध और कवि कल्पित रहेगा। नंदी की योजना का इसमें अभाव है। और भास के सभी जो नाटक है ये सूत्रधार से प्रारंभ होते हैं। तो इतनी सी बात है, ये आपने याद जरूर रखनी है। नेक्स्ट है संस्कृत नाट्य शास्त्र में रूपक के भेद। तो वही जो है यहाँ पर रूपक इसमें पूछ लिया गया है क्वेश्चन में। तो रूपक के 10 भेद बताए गए हैं। नेक्स्ट है संस्कृत नाट्य शास्त्र में उपरूपकों की संख्या। तो रूपकों की 10 थी और उपरूपक की संख्या इसमें कितनी है? तो ये 18 हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका मत है कि संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति स्वांगवाद से हुई है? तो ये जो इन दोनों के द्वारा यहाँ पर मानी गई है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सी आंसर इसमें रहेगा। और यह जो है इन दोनों के अनुसार माना गया है कि रामायण और महाभारत इनकी कथाओं ने मिलकर नाटकों को जन्म दिया है। जितने भी आप देख सकते हैं, कोई भी नाटक उठाकर देख लो, तो इनका आधार ग्रंथ आप अगर देखें तो या तो कोई रामायण से लिया गया है या फिर महाभारत से। तो इन्हीं दोनों से जो है यहाँ पर सभी जो नाटक है उनकी उत्पत्ति मानी गई है। या तो रामायण से लिए गए हैं या फिर महाभारत से, सभी नाटक। नेक्स्ट है किसने यह व्यक्त किया था कि पुतली का नृत्य इनसे नाटकों की उत्पत्ति हुई है? ये जो डॉक्टर पिसेल जो है इन्होंने यहाँ पर माना था। प्राचीन जो टाइम जो था समय, जो आपने देखे होंगे कठपुतली के डांस होते थे, तो इनसे जो है यहाँ पर ये नाटकों का जन्म हुआ था, उत्पत्ति। धागा आपने देखा होगा, धागा पकड़कर जो कठपुतली जो होती थी उसको नचाया जाता था। तो सूत्रधार ये काम करता था। सूत्रमधार रहती थी, सूत्रधार है जो सूत जो होता है धागा उसको पकड़ता है, धारण करता है, तो उसे सूत्रधार कहा जाता है। इसलिए नाम जो है अपने याद रखना है, आसानी से याद रह जाएगा। सूत्रधार जो सूत को पकड़ता है, सूत्रधार धागा। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? प्रयाग प्रशस्ति जो है ये यहाँ पर रहेगी हरिसेन की। तो इनके द्वारा ही लिखी गई है। और ये जो हरिसेन है आपने सुना होगा, समुद्रगुप्त उनका दरबारी कवि था ये। और प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने समुद्रगुप्त की जो विजय जो थी, दिग्विजय, उनके बारे में वर्णन किया है। नेक्स्ट है यजुर्वेद। ये जो यहाँ पर यजुर्वेद है इसका प्रतिपाद्य विषय इनमें से क्या है? तो इसका जो विषय यहाँ पर ये जो कर्म कांड जो है यहाँ से लिया गया है। और ये जो यहाँ पर यजुर्वेद है यहाँ से भी बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसके जो उपनिषद जो है ये पूछ जाते हैं। तो इसके 2 वेद हुए हैं, ये शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें आते हैं ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें आते हैं कठोपनिषद, तैत्तिरीय, श्वेतर और मैत्रायणी उपनिषद। ये जो है यहाँ से ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है जैमिनीय शाखा। तो यहाँ पर जैमिनीय शाखा ये कौन से वेद से ली गई है? तो ये जो जैमिनीय जो यहाँ पर शाखाई है ये ली गई है सामवेद से। तो ये ऑप्शन सी रहेगा। और जैसे यहाँ पर जैमिनीय शाखाएँ है तो अन्य शाखाएँ भी आ सकती हैं। तो 3 शाखा इसमें मानी गई हैं, कौथमीय शाखा, राणा राणीय शाखा और ये वाली जैमिनीय शाखा।
तो 3 शाखा इसमें रहेंगी। उपनिषदों की बात करें तो 3 ही इसमें उपनिषद माने गए हैं। केन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, 2 इसमें उपनिषद माने गए हैं, केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, और 2 ही इसमें अरण्यक माने गए हैं, तवलकार अरण्यक और छांदोग्य अरण्यक। तो 2 उपनिषद हैं, 2 ही अरण्यक हैं, 3 शाखाएं हैं। नेक्स्ट है अथर्ववेद से युक्त वेद इनमें से कौन सा है? तो ये माना गया है यहाँ पर यजुर्वेद को। जो यजुर्वेद के जो मंत्र जो होते हैं उनका उच्चारण करने वाले को पुरोहित कहा जाता है और पुरोहित को अथर्ववेद। नेक्स्ट है अपरितोषाद विदुषाम साधु न मन्ये प्रयोग विज्ञानम, यह सूक्ति कौन से ग्रंथ से ली गई है? तो ग्रंथ रहेगा यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम। और ये जो अभिज्ञान शकुंतलम आया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी एग्जाम हो संस्कृत का, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अभिज्ञान शकुंतलम जो है महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा लिखा गया नाटक है और 7 जो है इसमें अंक हैं। चौथा अंक इसका महत्वपूर्ण है। चौथा अंक के अंतर्गत जो 4 श्लोक हैं ये महत्वपूर्ण माने गए हैं। या सत्य अध्याय शकुंतला, असमान साधु विचिंत्य, शुश्रूषव गुरुन कुरु और अर्थो ही कन्या प्रक्रिया। तो ये 4 इसमें श्लोक हैं। और एक क्वेश्चन आ जाता है आधार ग्रंथ का, महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है और मुद्रिका चिन्ह के आधार पर इसका नाम रखा गया है। अभिज्ञान जो है उसका अर्थ होता है अंगूठी, मुद्रिका। और यहाँ से जरूर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और ये जो हाल ही में DSSP के एग्जाम था, एक क्वेश्चन यहाँ से आया था कि पातु न प्रथमे वसति जलम युष्मासु अपितेसुया, कहाँ से लिया गया है? अभिज्ञान शकुंतलम से, चौथे अंक से। जो विदाई का जो अवसर है वहाँ से जाए लिया गया है। पहला जो अंक है तो यहाँ पर इसका जो चौथा जो अंक है ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है गंडकस्य उपरि पिंडक है समृत है, तो ये कहाँ से लिया गया है, क्या है ये? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, मुहावरा जो है उसके अंतर्गत आता है। पोड़े के ऊपर पोड़ा निकलना या घाव के ऊपर घाव दोबारा से होना। ये आपने देखा होगा, अगर किसी के कहीं चोट लगी होती है तो दोबारा से जो है चाहे कितना भी बचा लो उसी के ऊपर जो है चोट लगती है। नेक्स्ट है दुष्यंत की मनस्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी कौन सी सखी को भेजा था? तो ये थी शानुमति। छठा जो अंक है वहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है मेघे माघे गतम वया है, यह सूक्ति किस विद्वान के द्वारा कही गई है? तो यह सूक्ति कही गई यहाँ पर मल्लिनाथ सूरी के द्वारा। नेक्स्ट है विक्रम उर्वशी। विक्रम और उर्वशी जो दिया गया है इसका अलग अलग करेंगे तो विक्रम अलग है और उर्वशी अलग है। तो इसके नायक इनमें से कौन है? तो इसके नायक हैं यहाँ पर ये पुरूरवा। पुरूरवा इसमें नायक हैं। कालिदास जो है उनके द्वारा लिखा गया है। और दूसरा अंक ये जो यहाँ पर इसमें घटना है, दूसरा नाटक जो है इसमें रहेगा महर्षि कालिदास का। और पुरूरवा जो है कई बार यहीं से उलझ जाते हैं। तो जो विक्रम जो है उन्हीं का नाम पुरूरवा था। विक्रम या उर्वशी, ये बात एक ही है, विक्रम या उर्वशी ने यहाँ पर उलझाने के लिए पुरूरवा दे दिया गया है। तो यहाँ पर दोनों आंसर सही है, विक्रम और पुरूरवा, इन्हीं का नाम था ये। नेक्स्ट है राघव विलास किसकी रचना है? तो यहाँ पर जो रचना है ये इनमें से किन की है? ये मानी गई है यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ की। नेक्स्ट है पाणिनि शिक्षा में ध्वनियाँ कितने सर्गों में विभक्त हैं? तो महर्षि
पाणिनि जो है इनके ध्वनियाँ जो है यहाँ पर कितने स्वर्गों में हैं? ये मानी गई यहाँ पर 5 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैत्रेय विदूषक किस नाटक में आए हैं? ये आए हैं यहाँ पर मृच्छकटिकम में। और ये जो यहाँ पर मृच्छकटिक दिया गया है महर्षि शूद्रक जैन के द्वारा ही लिखा गया है। 10 इसमें अंक हैं। श्रृंगार रस इसमें रहेगा और आधार ग्रंथ है इसका भास के द्वारा जो 4 दत्त नाटक लिखा गया है वहाँ से, और अंक 6 में मिट्टी गाड़ने वाली घटना के आधार पर। अगला क्वेश्चन है घोषावती वीणा का संबंध किस नाटक से है? तो इसका जो संबंध है ये माना गया है यहाँ पर शपनवास दत्तम से। नेक्स्ट है किस स्थान पर शकुंतला की अंगूठी गिरी थी? तो ये स्थान कौन सा था? ये था सची तीर्थ। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम में मातली कौन है? या एग्जाम में इस तरह भी आ सकता है कि मातली का वर्णन किस नाटक में हुआ है? तो मातली अभिज्ञान शकुंतलम में आए हैं और ये इनमें से कौन थे? इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा गया है। तो यहाँ पर मातली की बात करें तो ये इंद्र के सारथी का नाम है और राजा दुष्यंत के समीप जाए इंद्र का संदेश लेकर आते हैं कि दानवों के लिए इंद्र ने आपको बुलाया है, दानव जो परेशान कर रहे हैं। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम की कथा महाभारत के किस पर्व से ली गई है? तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है इसकी कथा ली गई है महाभारत से, और महाभारत के अंदर जो आदि पर्व है वहाँ से ली गई है, और महाभारत पर्वों में है 18 इसमें पर्व हैं। नेक्स्ट है गंगायाम घोषाएं किस लक्षण भेद का ये उदाहरण है? गंगायाम घोषाएं गंगा में घर है, इसका बाद होकर यही अर्थ निकलेगा कि गंगा के जो किनारा है तट उस पर घर है। तो कौन सी लक्षणा का यहाँ पर भेद बताया गया है? तो ये बताया गया यहाँ पर जो प्रयोजनवती जो लक्षण है उसका यहाँ पर ये भेद बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कलिंग साहसिका है। तो ये जो कलिंग साहसिका जो आया है किस लक्षणा भेद का उदाहरण है? ये माना गया यहाँ पर ऑप्शन बी रूढ़िवती साध्यवसाना लक्षणा का। लक्षणा जो होती है इसके 2 भेद माने गए हैं, रूढ़िमती लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़िमती जो लक्षण है इसका उदाहरण है कलिंग साहसिका है, प्रयोजनवती लक्षण का उदाहरण है गंगायाम घोष है। तो कलिंग साहसिका जो है यहाँ पर ये रूढ़िमती साध्यवसान लक्षण का उदाहरण ये रहेगा। और जो आचार्य विश्वनाथ थे इन्होंने लक्षण के 2 भेद किए थे, उपादान और लक्षणा। नेक्स्ट है साहित्य दर्पण के रचयिता। साहित्य दर्पण इनमें से किन के द्वारा लिखा गया है? तो ये जो साहित्य दर्पण है ये लिखा गया है यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ के द्वारा, और 10 जो है परिच्छेदों में है। एग्जाम में इनके जो परिच्छेद है इनके बारे में जरूर पूछ लिया जाता है कि जो इसमें परिच्छेद आए हैं ये कौन कौन से हैं। तो 10 परिच्छेद हैं। पहला जो परिच्छेद है इसमें काव्य जो है इसके प्रयोजन और काव्य के लक्षणों के बारे में बताया गया है। दूसरे में शब्द और वाक्य की परिभाषा बताई गई है। तीसरे में रसभाव और रस संबंधी जो विषय है उनके बारे में बताया गया है। चतुर्थ में ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य काव्य के बारे में। 5वें में व्यंजना विरोधी जो समस्त युक्तियों का जो खंडन किया गया है उसके बारे में बताया गया है। 6वें में नाट्य संबंधी महत्वपूर्ण विषयों के बारे में बताया गया है। 7वां जो परिच्छेद है इसमें काव्य के दोष, और जो 8वां है इसमें श्रृंगारवाद की स्थापना, और जो गुण हैं 3 गुण जो माने गए हैं उनका लक्षणा जो है इसमें बताई गई है।
10 गुणवाद जो है उसका खंडन हुआ है। और जो 9वां जो परिच्छेद है इसमें जो रीतियाँ जो हैं वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली, तो इनके बारे में बताया गया है। और जो 10वां परिच्छेद है इसमें जो अलंकार जो है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, इनके बारे में बताया गया है। एग्जाम में इनके जो ये सूक्तियाँ जो लक्षण जो है, लक्षण भी आते हैं, तो आपने इनको भी याद रख लेना है। आचार्य जो विश्वनाथ है इनका लक्षण है काव्यम रसात्मकम वाक्यम। राजशेखर इनका है गुणवद अलंकृतम वाक्यमेव काव्यम। और जो पंडित जगन्नाथ है इनका रहेगा रमणीयार्थ है, प्रातिपदिका है, शब्द है काव्यम। और जो आचार्य मम्मट है इनका है तद अदोषव शब्दार्थों से गुणाओ अलंकृति पुनः है कवापी। नेक्स्ट है रीतिरात्मक काव्यस्य है। रीति को आत्मा को काव्य को आत्मा की रीति मानने वाले आचार्य या रीतिरात्मक काव्यस्य है। तो ये जो उक्ति आई है यहाँ पर, ये इनमें से किन की है? तो ये जो वामन आचार्य जो है इनकी यहाँ पर मानी गई है रीतिरात्मा काव्यस्य है। तो रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य हैं, यह है आचार्य वामन। और कई बार इनके भी लक्षण एग्जाम में आ जाते हैं। तो रीतिरात्मा काव्यस्य, ये आपने इसका जो लक्षण है ये याद रखना है। और जो आचार्य कुंतकाय हैं इनका रहेगा शब्दार्थों संहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी। तो ये आचार्य कुंतक का लक्षण है। नेक्स्ट है किसने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है? तो वक्रोक्ति आपने जो उदाहरण बताया गया था कुंतक का, तो ये जो लक्षण है यहाँ पर ये आचार्य कुंतक के रहेंगे। शब्दार्थों संहिता वक्र कवि व्यापार विशेषालनी, तो ये जो है यहाँ पर इनके रहेंगे। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र किन की रचना है? नाट्य शास्त्र के जो रचिता है ये माना गया है महर्षि भर्तमुनि को। नेक्स्ट है उत्पत्तिवाद किससे संबंधित है? तो ये माने गए, इसका संबंध है यहाँ पर भट्ट लोलट से। उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक इनको माना गया है भट्ट लोलट। नेक्स्ट है अनुमितिवाद के समर्थक, इसके जो समर्थक है ये माना गया है भट्ट शंकु को। नेक्स्ट है विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति, ये यहाँ पर किससे संबंधित है? तो ये रहेगी आचार्य भर्तमुनि से, ऑप्शन सी। विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति, विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। नेक्स्ट है अभिव्यक्तिवाद के समर्थक इनमें से किन्हें माना जाता है? तो ये है अभिनव गुप्त को। नेक्स्ट है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो किस आचार्य का लक्षण है? ये आचार्य विश्वनाथ का। रसात्मक वाक्य ही काव्य है। साहित्य दर्पण जो वहाँ से लिया गया है, 10 जो है इसमें परिच्छेद हैं। नेक्स्ट है ध्वनिरात्मक काव्यस्य है। ध्वनि को काव्य के आत्मा मानने वाला आचार्य है, ये इनमें से कौन है? तो ये जो आनंदवर्धन जो है इनका संबंध है इससे। ये ध्वनि को काव्य के आत्मा मानने वाले यहाँ पर इसमें आचार्य हैं। और आचार्य इनका ये काव्य लक्षण है ध्वनि आत्मा काव्य से या काव्य से आत्मा ध्वनि। तो आचार्य आनंदवर्धन। और ये जो दंडी आए हैं इनका लक्षण है शरीर तावद इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, ये आचार्य दंडी का लक्षण है। नेक्स्ट है आचार्य विश्वनाथ ने काव्य का लक्षण साहित्य दर्पण के किस परिच्छेद में दिया है? तो साहित्य दर्पण के कौन से परिच्छेद में दिया है? आचार्य विश्वनाथ के द्वारा लिखा गया है। तो काव्य के लक्षण, तो ये जो पहला जो परिच्छेद है इसमें इसके बारे में बताया गया है, काव्य के प्रयोजन, काव्य के लक्षण।
आपने जो सुन रखे होगा, काव्य में से अर्थकृत व्यवहार विधेय, तो इस प्रकार के जो है यहाँ पर ये इसमें काव्य के लक्षण प्रयोजन बताए गए हैं। नेक्स्ट है संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, किस दर्शन से ये संबंधित है? तो ये जो न्याय दर्शन जो है इससे इसका संबंध है। गौतम मुनि जो उनके द्वारा लिखे गए हैं ये न्याय दर्शन। अगला क्वेश्चन है तर्क भाषा, तो इसके अनुसार पदार्थों की संख्या कितनी है? केशव मिश्र जो उनके द्वारा लिखा गया है और पदार्थों की संख्या इसमें पूछी गई है। तो 7 इसमें पदार्थ ये माने गए हैं। तो 7 इसमें यहाँ पर बताए गए हैं। द्रव्य गुण क्रम विशेष मन्य समय अभाव। नेक्स्ट है तर्क भाषा के अनुसार क्रम, तो क्रम कितने हैं? क्रम माने गए हैं यहाँ पर 5, उत्क्षेपण, अक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। नेक्स्ट है तर्क संग्रह के अनुसार कारण के कितने भेद हैं? तो कारण यहाँ पर रहेंगे 3, समय, असमय और निमित्त कारण। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।